कभी कभी दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर कोई अपने व्हाट्सएप से कोई बात करता है जो कि क्रिमिनल है नेचर में या एविडेंस निकालना हो, तो क्या पुलिस डिलीटेड व्हाट्सएप चैट को दोबारा से रिकवर कर सकती है। आज बात करते हैं इसी पे। एक केस था 2020 का यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसका नाम था सीओ वर्सेस स्टेट्स, जिसमें सीओ नाम की एक महिला डीएस नाम के एक व्यक्ति को फ़ोन करके हैरेस कर रही थी अपने आईफोन से। जिसके बाद उसने एक नंबर कंसीलिंग ऐप का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को अलग अलग नंबर से मैसेज भेजा और अलग अलग नंबर से कॉल की। जब उसने एफआईआर की और उसको पकड़ा गया तो उस महिला से बोला गया जब ट्रायल कोर्ट में कि अपना फ़ोन अनलॉक करिए, तो उस महिला ने कहा कि आई प्लीड द फिफ्थ। अब ये फिफ्थ क्या है? ये फिफ्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ विटनेस होने का के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता या उसको उसके लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। उसी का एक वर्जन है हमारे यहाँ 20 सब क्लॉज 3 में, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग विटनेस नहीं बन सकता। तो सीओ वर्सेस स्टेट में इस महिला ने जब अपना आईफोन का पासवर्ड खोलने से मना किया तो ट्रायल कोर्ट ने उस पर कंटेम्प्ट लगाया और उसे जेल भेज दिया। जिसके बाद इस महिला ने इंडियाना सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और इंडियाना सुप्रीम कोर्ट ने फिफ्थ की जो उसकी बात थी उसको माना। अब यही बात आती है कि सीओ से हमारे भारत के संविधान कैसे समझता है, क्या सीखता है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि अक्यूज को पासवर्ड पता है, उसकी फाइल के अंदर वो उसको ये भी पता, अगर उसको पासवर्ड पता है इसका मतलब उसकी डिवाइस में फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं और सस्पेक्ट के पास फाइल्स हैं। ये तीनों चीज़ें अगर आ जाती हैं तो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी हो जाती हैं नेचर में। पर दो चीज़ें समझ में आती हैं इससे। दो केसेस हैं, एक है काठी कुलगा ओडू और सेल्वी वर्सेस स्टेट। ये दोनों भारत के केस हैं। इन्होंने बताया कि क्या नेचर होता है, जो टेस्टिमनी होती है उसका नेचर क्या होता है किसी भी एविडेंस का। तो काठी कुलगा ओडू ने बताया कि जो टेस्टिमनी होती है या टेस्टिमोनियल एविडेंस होता है वो दो तरह का हो सकता है। बहुत रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म में बताया, आइदर वो रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है टेस्टिमोनियल एविडेंस जो किसी की पर्सनल नॉलेज है। पर सेल्वी वर्सेस स्टेट ने इस पैमाने को और बड़ा कर दिया कि रिटन और ओरल तो हो ही सकता है, इसके साथ साथ कोई भी ऐसी चीज़ जो पर्सनल नॉलेज में है किसी व्यक्ति के, वो सब उस व्यक्ति के एविडेंस में, टेस्टिमोनियल एविडेंस में भागीदारी होगा। तो एक बात यहाँ ये आती है कि फिजिकल एविडेंस और जो मेंटल एविडेंस है यानी सेल्फ इंक्रिमिनेटरी एविडेंस, उसमें फ़र्क क्या है। फिजिकल एविडेंस मतलब आपका डीएनए, आपका खून के सैंपल्स, आपकी डीएनए का सैंपल, ये सब फिजिकल एविडेंस में आता है जो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी नहीं होता। वो आपको सिर्फ इतना बताता है कि आपका फिजिकल एविडेंस इंडिकेटिव इन नेचर होता है, वेयर एज मेंटल फैकल्टी के जहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ दिमाग का उपयोग करके किसी चीज़ को बताना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मेंटल फैकल्टी का इस्तेमाल होता है। इसलिए वैसी चीज़ें एडमिसिबल नहीं होती हैं कोर्ट में। इसको साबित करने के लिए एक और केस है यूएस का ही, सेबेस्टियन बाउचर का केस, जिसमें यूएस की बॉर्डर पे सेबेस्टियन बाउचर जो एक व्यक्ति था जिसका लैपटॉप सीज किया गया एफबीआई द्वारा, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट था। सीज करते समय एफबीआई ने सेबेस्टियन से बोला कि उस कंटेंट को खोल के दिखाए, जिसको उसने पूरा खोल के बताया। खोलने के बाद जब ये लैपटॉप लैब में गया तो लैब के लोगों ने कहा कि ये फाइल एनक्रिप्टेड है और इसको अनएनक्रिप्टेड वर्जन चाहिए सेबेस्टियन से, जिसको देने से सेबेस्टियन से मना कर दिया और ये कहा कि वो प्लीड द फिफ्थ करता है, मतलब 20 सब क्लॉज 3 इंडिया के हिसाब से, जिसको कोर्ट ने खारिज किया। क्यों? क्योंकि अगर अथॉरिटीज़ को पता है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं और उनको पूरा रास्ता मालूम है कि कहाँ से निकालना है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपना फिफ्थ प्लीड नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी मेंटल फैकल्टीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसकी मेंटल फैकल्टी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, तो वो अपने खिलाफ सेल्फ इंक्रिमिनेटरी एविडेंस नहीं देता। अब बात आती है व्हाट्सएप की चैट की। श्रद्धा मर्डर केस हुआ, सारे टीवी पे हल्ला हो रहा था कि व्हाट्सएप की चैट बाहर आ गई। आखिर उसका एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रेलेवेंस है, इस पे बात करते हैं। तो पहली चीज़, एक सेक्शन है सीआरपीसी का सेक्शन 91 जो बात करता है समनिंग की। कोई भी ऑथराइज अथॉरिटी, चाहे वो कोर्ट हो या पुलिस हो, वो किसी भी ऐसी अथॉरिटी को समन कर सकती है एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए जो ऑथराइज है, जिसके पास वो डेटा उनके हिसाब से वो समझते हैं कि उसके पास अवेलेबल होगा। इसी में एक केस बताता है फेसबुक इनकॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो 2019 का केस है, जिसमें जब फेसबुक से ये कहा गया कि क्या वो चैट्स प्रोवाइड करा सकता है, फेसबुक ने सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उनकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती। वो किसी की भी चैट छोड़िए, वो चैट के अंदर का मैसेज भी नहीं जान सकते, वो डेटा भी नहीं रिकवर कर सकते। तो अगर आपकी चैट डिलीट हो गई है और आप ये सोच रहे हैं कि डिलीटेड व्हाट्सएप चैट से आप किसी व्यक्ति का गुनाह प्रूव कर देंगे, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि फेसबुक ने खुद ये बात 2019 के केस में कही। तो बात आती है नए आईटी एक्ट के ड्राफ्ट की सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 की, जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई इंटरमीडियरी है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये अगर इसके प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ जाती है और सरकार इससे कहती है कि उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो भी
ऐसे में केवल वो उस चीज़ की लोकेशन बता सकते हैं कि वो मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से होता है और कहाँ तक गया, मतलब मैसेज कहाँ से निकला और कहाँ को गया, केवल इतना बताया जा सकता है। और उसका ओरिजिन कहाँ से है, किस स्टेट से या क्या लोकेशन है, इसके सिवाय कुछ भी बताना मुमकिन नहीं होगा। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे जो व्हाट्सएप है या चीज़ें हैं वो आपकी जीवन में फ़र्क करती हैं कि नहीं, क्या उससे क्राइम का पता कर सकता है। मुझे लगता है हेल्पफुल होगा, लोगों को समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ वैसी नहीं होती जैसे पिक्चर में दिखती है कि कोई एक हैकर बैठा है, 4 बटन दबाए और सारी चैट बाहर आ गई। और चैट अगर आ भी जाए तो एविडेंस एक्ट के हिसाब से वो सेकेंडरी एविडेंस होता है, तो उस पर भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। मेरा नाम मोहित है, ये टिप्पा है। नमस्कार।